चलो बंद करो बढ़िया। पर्दा इधर सटा दो। क्या है? चलिए ध्यान दें, हम लोग आज शुरू करेंगे वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। और सबसे मजेदार बात है कि पूरा जितना पढ़े वो एक तरफ, और इधर 5 क्लास चलेगा वो वेव ऑप्टिक्स का एक तरफ। लाइट सिलेबस के अनुसार से कितने नंबर का है? मात्र 14 नंबर। और वही 14-15 में अकेले केवल वेव कितना नंबर है? 8 नंबर। यानी पूरे रे का 3 टॉपिक को अकेले कवर वेव ऑप्टिक्स करता है। और इसमें सबसे मेन है कि देखो, जब तुम ग्रेजुएशन में फिजिक्स से ऑनर्स करो तो केवल वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। सीनियर क्लासेस में रे ऑप्टिक्स का कोई जगह नहीं है कि मानव नेत्र, दृष्टि दोष और बैठ के लेंस और दर्पण, ये सब मान के चला जाता है कि 10वां के बच्चे को भी आता है। और इसीलिए तुमको ज्यादा सेक्शन यहीं से पूछा जाता है। तो इस पर पूरा ध्यान दोगे। अभी तक आपने पढ़ा कि लाइट सरल रेखा में गमन करती है। अभी तक कभी भी लाइट को हमें लाना था तो आपको याद होगा ऐसे लाए थे, लेकिन अब हम ही बदल जाएंगे। अब हम ही को लाइट लाना होगा तो ये लाइट डिजाइन से चलेगा, तरंग फॉर्म में चलेगा, सीधा गमन नहीं करती है। और इसी के कहानी को पूरा समझना होगा। 2 दिन थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए आज इसका बेस बनेगा, सुनेंगे बढ़िया से। एक नाम सभी लोग जानते हो, इसमें कोई याद कराने की जरूरत नहीं, सब कोई जानते हो। किसने सबसे पहले कहा था कि प्रकाश तरंग है? वेरी गुड, हमें मालूम था कि सब लोग नाम जानते हो। इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हाइगेंस। आपको स्टार्टिंग डे भी समझाए। न्यूटन का मानना था कि प्रकाश कण है और सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन हाइगेंस का मानना था कि प्रकाश कण नहीं, सरल रेखा में गमन नहीं करता है, ये तरंग के रूप में गमन करता है। और प्रकाश तरंग के रूप में जब चलता है तो तरंग के चलने के लिए एक माध्यम चाहिए, और प्रकाश एक काल्पनिक माध्यम। हाइगेंस ने ईथर की कल्पना किया कि ईथर एक बहुत इलास्टिक मीडियम है और उसी में लाइट गमन करती है जैसे ईथर में चलता है। तो आपको कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि हाइगेंस ने किस काल्पनिक माध्यम की कल्पना किया? ईथर का। किसने सबसे पहले कहा कि प्रकाश तरंग है? हाइगेंस ने कहा। अब हाइगेंस के सिद्धांत को लिखें, ये 2 अंक का एक बढ़िया प्रश्न है और इसी से मेन सेक्शन आपके शुरू हो रहा है। क्वेश्चन आएगा हाइगेंस के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखें, तो ये 2 अंक का क्वेश्चन। तो पहला नंबर सुनेंगे, हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश का प्रत्येक सोर्स जो है वह विक्षोभ का केंद्र बिंदु है। विक्षोभ का केंद्र बिंदु है, डिस्टरबेंस का सेंटर पॉइंट है। और दूसरा कहा कि विक्षोभ के द्वारा वेव फ्रंट तरंगार्घ का निर्माण होता है। तीसरा इसने कहा कि तरंगार्घ के लंबवत प्रकाशीय तरंग गमन करते हैं। और चौथा कहा कि तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीय तरंग की दिशा ज्ञात होती।
ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, हमें मालूम है, कुछ समझ में नहीं आया, मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं। तो इसमें ध्यान दो, अब जरा बढ़िया से सुनना, तब समझ में आए। तुम लोग तरंग कहीं देखे हो? पानी में पत्थर फेंकने के बाद तरंग उठते देखे हो? अच्छा, ये देखे हो। अच्छा, फील्ड में पानी भरा हुआ है, साइकिल इन किया तो फिर तरंग उठते देखे हो? जीप इन किया तो तरंग फिर उठते देखे हो? तब तो देखा। अब बताओ, अगर पानी में हम छोटा पत्थर मारे या बड़ा पत्थर मारे, किससे तरंग निकले? बड़ा से कि छोटा से? दोनों से। नालायक लोग बड़ा से कह रहा है, अरे गधे, तुमको छोटा पत्थर भी देंगे मारे टन, तब भी हो जाएगा तरंग। कई बार तुम देखा होगा, आंगन में पानी भरा हुआ है और एकदम टिप टिप वर्षा, एकदम छोटे छोटे बूंद हो रहे हैं, फिर भी तरंग बनते तुम देखा हो? नहीं देखा है? तो बड़ा पत्थर 5 किलो वाला चाहिए। तो पहला नंबर ये बताओ, पानी में चाहे छोटा स्रोत हो चाहे बड़ा स्रोत हो, दोनों से तरंग बन सकता है। हाइगेंस वही कह रहा है कि लाइट कोई हो, मरकरी जलाओ, बॉल जलाओ, टॉर्च जलाओ, जो जलाओ, चाहे सूर्य, कोई सोर्स है, अगर लाइट आया तो जैसे तुम पानी में तरंग उठते देखते हो, हवा में वैसे ही तरंग रूप में लाइट चलते हैं। देखो, अब न्यूटन की बात भूला जाओ कि सीधा उधर चलता है। और बताओ, कौन से स्रोत से तरंग उठेगा, बड़ा टॉर्च से कि छोटा टॉर्च से? दोनों से। इसीलिए इसका पहला नियम अब तुमको याद हो जाएगा, प्रकाश का कोई स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ माने डिस्टरबेंस। पानी में पत्थर फेंके तो डिस्टरबेंस हुआ, डिस्टरबेंस को हिंदी में क्या बोले? विक्षोभ हुआ। और वो विक्षोभ का केंद्र बिंदु कोई भी पत्थर है, उसी तरह से कोई भी लाइट डिस्टरबेंस का केंद्र बिंदु। तो पहला नंबर अब हम समझते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का कोई भी स्रोत हो, वह विक्षोभ का केंद्र बिंदु है, उससे डिस्टरबेंस होगा और उससे तरंग बनेगी। बोलो, पहला नंबर याद हो रहा है सबको? एक बार और बोलते हैं, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु। क्या तुम लोग विक्षोभ का अर्थ समझा? विक्षोभ को इंग्लिश में क्या बोले? डिस्टरबेंस। पानी में पत्थर फेंके तो वहां डिस्टरबेंस हुआ, पानी में बड़ा ईंट फेंके डिस्टरबेंस हुआ। कोई सोर्स पानी में जैसे डिस्टरबेंस लाता है, उसी प्रकार से लाइट का कोई सोर्स हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे तारा हो, चाहे मरकरी हो, चाहे चांद हो, चाहे टॉर्च हो, कोई सोर्स होगा तो वहां डिस्टरबेंस उत्पन्न करेगा। तो पहला नंबर 3 बार और बोलेंगे, एकदम याद होते जाए। सबसे कठिन फेज है वेव ऑप्टिक्स। कई जगह बच्चे टीचर दूसरे से भी कहीं भी पढ़ाओ, कोई इसका इलाज नहीं है कि बच्चे से पूछोगे कि तुम किसी को परामा में चेक कर सकते हो, खाली इसमें पूछ लेना, उतने से मालूम चल जाएगा पढ़े में तेज है कि भोन। कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत सुनाओ, सवाल ही नहीं उठता है कि उसके कंठ में से कुछ निकले। कहेगा फेयर कॉपी में लिखल है लाल से बुल्लू। कारण है कि इसका थ्योरी समझना सबसे टफ, और वो तुमको अभी 5 दिन चलना। लेकिन टफ क्या है, जो अगर ध्यान दोगे तो सबसे आसान लगेगा। इसमें क्वेश्चन फिक्स होता है कि यही आएगा। पहली बार हम क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें हर बोर्ड VVI लिखने के बाद तक क्वेश्चन चलेगा। आज तक वैसा क्वेश्चन तुम अपने जीवन में नहीं देखा हो। 10 साल के परीक्षा में 8 साल आले, वो भी 5 नंबर। मैं अपने जीवन में वैसा VIP क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा। शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो 1 साल आया तो हम कहे कि इंपॉर्टेंट है, शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, 8-9 की बात कर रहा हूँ। 8 में आया तो कहे कि बच्चों को कि इंपॉर्टेंट है, 9 में आ सकता है, चाहे नहीं भी पढ़ लो। 9 में फिर वही आ गया। 10 में कहे कि 2 बार आल है, अब क्या आएगा, फिर भी पढ़ लो। 10 में फिर वही आ गया। 11 में कहे कि 3-3 बार हैट्रिक मार दिया, अब कोई चांस नहीं है इसका, इस साल नहीं आएगा, लेकिन पढ़ लो, फिर वही आ गया। 4 बार लगातार कोई क्वेश्चन आ जाए, हरभजनों सिंह के फेल कर ले, हैट्रिक नहीं एकदम फुटरिक मार ले, तो उसके बाद हम एकदम छोड़िए दिए कि अब कोई VVI क्वेश्चन मने लगभग साल रहना।
पिछले साल भी आया होगा तो मत सोचना हाल है, फिर रहेगा 5 नंबर में, वो परमानेंट प्रसादी है। और यही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत वही आने वाला है तुम्हारा। उसको समझने के लिए तुमको ये सब समझना होगा कि क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम तुमको बताए इसमें 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, एक आ जाता है। उसमें भी एक इतना है कि लगातार 4-4 साल लगातार आया है। क्वेश्चन बैंक देखना तो कहेगा कि ऐसा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। और उतना मजेदार क्वेश्चन में भी बच्चे को केवल क्वेश्चन याद रहता है, आंसर नहीं बनता है। उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लेकिन सोचता है कि आएगा तो एक छोड़िए देवे में भलाई, कारण बेस नहीं रहेगा तो तुमको बनेगा नहीं। तो अब जरा ध्यान से सुनेंगे, 3 बार बोल रहे हैं, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। याद हुआ? प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। लास्ट बार, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। ये पहला नंबर एकदम क्लियर सबका। दूसरा नंबर, अच्छा ये बताओ सब लोग, तुम लोग देखा होगा पानी में पत्थर मारे तो विक्षोभ डिस्टरबेंस हुआ। अब डिस्टरबेंस के बाद ये आगे बढ़ेगा तो ज्यादा पूरब जाएगा कि ज्यादा पश्चिम जाएगा? अच्छा, वेरी गुड। तो तुम देखा होगा कि एक समान समय अंतराल में यह एक निश्चित आकार बनाता है, ऐसा देखा है? ये निश्चित आकार को ही वेवफ्रंट तरंगार्ग कहते हैं। मतलब डिस्टरबेंस होने के बाद इस सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार बनाता है, जिसका नाम क्या है? तरंगार्ग। तरंगार्ग, वेवफ्रंट। क्या ये तरंगार्ग हमेशा गोल होता है? बोलो, पानी में पत्थर मारते हो, क्या हमेशा गोल बढ़ता है? अच्छा, ये बताओ, अगर तालाब गांधी मैदान में पानी भरा हो और अचानक कोई जीप एंट्री मार दे तो क्या गोल बनेगा कि दूसरा डिजाइन होगा? अरे दूसरा डिजाइन होगा। हाँ, तो डिजाइन चेंज भी हो सकता है। इन कैसे कर रहा है इस पर डिपेंड करेगा। बात ध्यान देगा, ये मत समझना खाली बोलो। स्रोत कैसा है इस पर डिपेंड करेगा। अब स्रोत पत्थर है तो गोल, लेकिन स्रोत अगर अचानक कोई जीप एंट्री कर दिया तो हल्फा मार के एकदम सीधे आगे भाग रहा है, उसमें गोल तो नहीं बने। अब यही चीज तुमको धीरे धीरे आगे समझना है। तो दूसरा नंबर अब सुनो, विक्षोभ के कारण प्रकाशीय तरंग से तरंगार्ग का निर्माण होता है। ये जो निश्चित आकार बन रहा है, इस निश्चित आकार को क्या कहते हैं? तरंगार्ग। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। वेव मने तरंग और फ्रंट मने सामने, तरंग के सामने, तरंग के सामने, तो वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इसका तरंगार्ग का इंग्लिश नाम। तो दूसरा नंबर 3 बार सुनना, एकदम याद हो जाएगा। प्रकाशीय तरंग के विक्षोभ से तरंगार्ग का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग के विक्षोभ से तरंगार्ग का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग के विक्षोभ से तरंगार्ग का निर्माण होता है। ये तरंगार्ग क्या है तो समझ रहे। और तरंगार्ग के लंबवत ये गमन करते रहता है। ये लंबवत परपेंडिकुलर गमन करते रहता है। इस पर स्पर्श रेखा खींचने से ही द्वितीयक तरंग बनते हैं। मतलब थोड़ा सा आप समझिए, ध्यान दीजिए। मान लो इस सोर्स है तो लाइट सीधा नहीं चलता, सोर्स आया तो तरंगार्ग बना, तरंगार्ग बना तो इस पर स्पर्श रेखा, अब सेकेंडरी वेव आगे बढ़ेगा, फिर सेकेंडरी वेव आगे बढ़ेगा, तरंगार्ग के रूप में ही आगे बढ़ता है। मेन बात अब समझोगे तब तुमको अगला क्लास का आउटलाइन देखो बन रहा है। देखो कितना हल्का था, आसान था कि यह सतह है, प्रकाशीय तरंग आया और चला गया। ये न्यूटन ने कहा कि प्रकाश एक कण है और सीधा चलता है, इसलिए न्यूटन ने कहा कि देखो आया और गया। ये तो लाइन समझ में आया। इसमें लंब खींचे तो आपतन कोण, परावर्तन कोण आई और आर दोनों बराबर होते। ये तो लाइन स्पष्ट है सबका। अब हाइगेंस क्या कह रहा है वो सुनिए, वो बात समझोगे तब फिगर समझ में आएगा। हाइगेंस कहा कि तरंगार्ग अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे पत्थर मारे तो गोल बना, जीप इन किए तो अलग डिजाइन का है,
उसी प्रकार से तरंगार्ग स्रोत पर निर्भर करते हैं, सोर्स कैसा है। यदि प्रकाशीय सोर्स बिंदु सदृश है, पॉइंट सोर्स है, तो बनने वाला तरंगार्ग गोलाकार होगा और ये गोल बनते हुए चारों तरफ बढ़ते जाएगा। कब? जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश है तब। अगर प्रकाशीय स्रोत रेखीय है, एक रेखा में लाइट चल रहा है, तो इससे बनने वाला तरंगार्ग बेलनाकार होगा। अगर प्रकाशीय स्रोत रेखीय है तो बनने वाला तरंगार्ग कैसा होगा? बेलनाकार होगा। अगर प्रकाशीय स्रोत अनंत से आ रहा है तो इससे बनने वाला जो तरंगार्ग है ये इस प्रकार का होगा, जिसको समतल तरंगार्ग कहते हैं। ये समतल तरंगार्ग है। अगर प्रकाशीय स्रोत अनंत से है तो तरंगार्ग कैसा होगा? समतल होगा। अब देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सूर्य के प्रकाश से बनने वाला तरंगार्ग कैसा हो। जल्दी बोलिए। तो समतल तरंगार्ग हो। सूर्य जैसे ही बोलेंगे तो अनंत हो गया, अनंत हो गया तो समतल। क्वेश्चन देगा कि एक दीवार में बहुत छोटा छेद है तो उससे लाइट भेजने से तरंगार्ग कैसा बनेगा? जल्दी बोलो। गोलाकार। तो बड़का गोलाकार लड्डू नंबर आए। नालायक दीवार में छेद करके लाइट मारे तो लाइट सीधे गया, वही रेखीय है और इसीलिए तरंगार्ग कैसा होगा? बेलनाकार। कई मूर्खों ने सोचा गोल छेद है तो मार दो गोलाकार, तो लड्डू नंबर आ जाए। क्वेश्चन देगा कि अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है। सुनना बढ़िया से। अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है और रास्ते में एक उत्तल लेंस रख दिया जाए तो लेंस के फोकस पर कैसा तरंगार्ग बनेगा? तो तुम जानते हो कि उत्तल लेंस सभी को एक बिंदु पर जमा करता है और इसी को बिंदु सदृश कहते हैं। तो यहां बनने वाला तरंगार्ग गोलाकार हो। देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तुमको अभी 5 दिन एकदम नया पढ़ना है, पहले से तुम्हें कोई चीज सुना हुआ नहीं। जो चीज सुने हुए हो वो ऐसे ही रह गया, उसके बाद की दुनिया चलनी। और इसीलिए खूब समझना है तरंगार्ग है क्या जो तुम समझा। डिस्टर्बेंस के कारण डिस्टर्बेंस सभी दिशा में समान रूप से गमन करेगा और एक निश्चित आकार बनाएगा। उसी आकार को क्या कहेंगे? तरंगार्ग। क्या तरंगार्ग हमेशा गोल होता है? नहीं। पूछेगा तरंगार्ग का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, समतल, सभी हो सकता है। हाँ, ब्रेक लगा दे कि बिंदु सदृश से प्रकाशीय स्रोत से कैसा तरंगार्ग बनता है? गोलाकार। रेखीय से बेलनाकार और अनंत से समतल। अच्छा, आप फिगर देख के हमको बता दो, बढ़िया से बताना। ये एक सतह है और यह बताओ ऐसे हमने लाया, ये कैसा तरंगार्ग है? ये कैसा तरंगार्ग है? बेलनाकार, समतल, गोलाकार। जल्दी बोलो। समतल। इसी को समतल कहते हैं। जब ऐसा बनाएंगे तो तुम समझना कि प्रकाश अनंत से आ रहा है। सुनना ध्यान से, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें। और जो बच्चे ध्यान दिया वो मुस्कुराएगा कि हाँ अब बात समझ रहे। यही हाइगेंस कह रहा है कि सूर्य से जो लाइट है ना, वो मत सोचना न्यूटन जैसा कि ऐसे आता है, बिल्कुल गलत फिगर है। न्यूटन जो कहता है कि यह आई है, बिल्कुल गलत फिगर है। उसने कहा कि सूर्य अनंत पर है तो आएगा तो समतल तरंगार्ग के रूप में आएगा और जितने एंगल पर धक्का मारा ई वाला आई। देखो कितना बेजोड़ फिगर है। अब जिस समय हाइगेंस के नियम से सिद्ध करना है तो हम यही फिगर बनाएंगे और उस समय सभी बच्चों को लगना चाहिए कि जी हाँ ये समझ रहे हैं। ये जब ऐसे बनाएंगे तो तुमको समझना है कि यह कैसा तरंगार्ग है? समतल तरंगार्ग। और मान लो यहाँ ही धक्का मार दिया तो उस समय तो यहीं पर यह है। बताओ रे, क्या दोनों छोर धक्का मारा? नहीं, एक तो धक्का मार दिया तो धक्का मारेगा तो यहाँ पे तरंगार्ग शुरू हो जाए और यहाँ गोलाकार तरंगार्ग बनना शुरू। टी समय में मान लो इतना बड़ा तरंगार्ग बना
और टी समय में ये भी धक्का मार दिया। तो इससे अब जो इस पर स्पर्श रेखा खींचोगे ये द्वितीयक तरंग होगा और यह जितना कोण बनाएगा इसको आर कहेंगे। और हाइगेंस ने कहा कि परावर्तन का नियम सही है, आई बराबर आर होता है, लेकिन वो फोटो गलत था, ऐसे फोटो हो। ये फिगर समझना है, दोनों के कहने का अंतर समझना। न्यूटन सीधा कह रहा है कि सीधे आया, कण है, ये कह रहा है कि वैसे मत सोचो, अनंत है तो ये आया, तो ये मत समझना किरण है। ये एक तरंगार्घ है। कैसा तरंगार्घ? समतल तरंगार्घ। ये समतल तरंगार्घ है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रकाशीय स्रोत कहाँ है? अनंत पर। तो अभी तो एक ही बार हम तुमको ज्यादा टेंशन नहीं देंगे, नहीं तो सोचोगे कि नॉट रीचेबल वाला सिस्टम। अभी पहले इतनी बात एकदम पच जाए, सुनना जरा ध्यान से। सर्वप्रथम हाइगेंस ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया। ये लाइन एकदम क्लियर। हाइगेंस ने ईथर एक काल्पनिक माध्यम की कल्पना किया। ऑब्जेक्टिव आएगा, हाइगेंस ने किस माध्यम की कल्पना किया? ईथर माध्यम की कल्पना किया। क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। यह लाइन बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं? प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। एकदम क्लियर। प्रकाशीय विक्षोभ से तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग तरंगार्घ के लंबवत गमन करता है और तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होती है। ये चार बात तुमको लिखना है, चौथा कुछ नहीं है। सीधा सीधा अभी हमने बताया कि जब ये धक्का मारा तो तरंगार्घ बना, उस समय यही समतल तरंगार्घ यहाँ गया। तो ये जब द्वितीयक तरंग पर स्पर्श रेखा खींचोगे, तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचोगे, तो यह द्वितीयक तरंग की दिशा है। आगे बढ़ने वाला तरंग अब ऐसे करके बढ़ेगा। ये चौथा कह रहा, यानी तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होती है और इस एंगल को हम लोग क्या कहोगे? आर कहोगे। तो अब हाँ, यहाँ पे बिंदु आया तो इसीलिए तरंगार्घ कैसा हो गया? गोल। इसके पहले सूर्य से आ रहा तो कैसा है? समतल। ये लाइन नहीं है, ये पूरा तरंगार्घ है। कैसा? समतल तरंग है। ये चीज तुमको मेन समझना है। तो चलिए जरा लास्ट बार सुनते हैं, जरा यहां तक की बात एकदम दिमाग में पचे, एकदम याद हो जाए तब कॉपी। सुनिए जरा बढ़िया से। सर्वप्रथम प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया। हाइगेंस ने किस माध्यम की कल्पना किया? ईथर की कल्पना किया। और क्वेश्चन है 2 अंक का कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखे। आंसर, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ के कारण तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग तरंगार्घ के लंबवत गमन करते हैं और तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होती है। कोई बच्चे सुना सकते हो चारों? चलिए सुनाइए, सुनते हैं जरा बढ़िया से, फटाफट बोलो। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत, बोर्ड पर देख के बोलो। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा, प्रकाशीय विक्षोभ से तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग तरंगार्घ के लंबवत गमन करते हैं और तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होती है। बैठ जाइए, एकदम क्लियर सबका, नीचे लिखा जाए। वेव ऑप्टिक्स समझ लेते हो तो लगता है दुख खत्म, क्योंकि अंतिम दुख तुम्हारा यहीं पे है। लिखा जाए, तू उर्दू पढ़ी था, पीछे सोने नीचे डैश तक लिखे। सर्वप्रथम हाइगेंस ने
सर्वप्रथम हाइगेंस ने प्रकाश के लिए सर्वप्रथम हाइगेंस ने प्रकाश के लिए सर्वप्रथम हाइगेंस ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम हाइगेंस ने प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत दिया। तरंग सिद्धांत दिया। नीचे डैश देके लिख दीजिए, हाइगेंस ने ईथर माध्यम की कल्पना किया। हाइगेंस ने ईथर माध्यम की कल्पना किया। हाइगेंस ने ईथर माध्यम की कल्पना किया। नीचे स्टार लगा के क्वेश्चन लिखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखें। 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 आंसर लिखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित हैं। द्वितीयक तरंग सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला नंबर, प्रकाश का प्रत्येक स्रोत प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। विक्षोभ समझ गया सब कोई? प्रत्येक स्रोत भी क्लियर है, कोई सोर्स होगा डिस्टरबेंस होगा। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ का केंद्र बिंदु होता है। दूसरा नंबर लिखिए, प्रकाशीय तरंग में विक्षोभ से प्रकाशीय तरंग में विक्षोभ से प्रकाशीय तरंग में विक्षोभ से तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग में विक्षोभ से तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय तरंग में विक्षोभ से तरंगार्घ का निर्माण होता है। नेक्स्ट, प्रकाशीय तरंग तरंगार्घ के लंबवत गमन करता है। प्रकाशीय तरंग तरंगार्घ के लंबवत गमन करता है। लंबवत गमन करता है। और अगला नंबर लिख दीजिए, तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से तरंगार्घ पर स्पर्श रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होता है।
लंबवत रेखा खींचने से द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होता है। द्वितीयक तरंग की दिशा ज्ञात होता है। बोलो, क्लियर है सबका? नीचे क्वेश्चन लिखिए, तरंगार्घ क्या है, इसके प्रकार को लिखें। क्वेश्चन लिखिए, तरंगार्घ क्या है, तरंगार्घ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट है में तरंगार्घ क्या है, इसके प्रकार को लिखें। तरंगार्घ क्या है, इसके प्रकार को लिखें। चलिए सुनना, हम चाहेंगे सभी बच्चे 2 बार 3 बार सुनो, एकदम याद हो जाए। सब याद करो तब कॉपी में सुनेगा एकदम स्थिर से। पहला राउंड, प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। याद हो रहा है? प्रकाशीय तरंग ज्यादा दाएं जाएगा कि बाएं? सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। 3 बार एकदम ध्यान दो, नहीं तो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा भी DD2 धारा लकवा मार देगा। ये एकदम ध्यान देना है, तब जाकर के 8 अंक एकदम समझो मुफ्त का है। 5 क्लास और 8 नंबर, क्लासेस कम है, नंबरे ज्यादा, समझो इससे ज्यादा बेनिफिट आओ कहाँ हो। इसलिए एकदम ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। लास्ट बार, प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। याद हो गया? तरंगार्घ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, गोलाकार तरंगार्घ। जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है तो इसके कारण गोलाकार तरंगार्घ का निर्माण होता है। फिगर होगी। दूसरा नंबर, बेलनाकार तरंगार्घ। जल्दी बोलो। जब प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है तो इसके कारण बेलनाकार तरंगार्घ का निर्माण होता है। और फिगर देखिए, तैयार हो क्या? फिगर नहीं बना लेगा? और तीसरा नंबर, जल्दी बोलो, समतल तरंगार्घ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है तो इससे बनने वाला तरंगार्घ समतल तरंगार्घ होता है। और क्या समतल का फिगर क्लियर है? इसी फिगर का ज्यादा काम है, ऐसे और कटिंग ऐसे। ये ऐसा जब भी मिलेगा तो समझना समतल तरंगार्घ है। हमने तुम्हें जो अभी खींचा था, ये मत समझना 2 ही लाइन है, ऐसा कई लाइन है। और ये जहां धक्का मारा, यही आई। देखो, अगले दिन के लिए है। कभी भी हम ऐसे लाएंगे और ये धक्का मारेगा तो कहेंगे ये आई है, कहना एकदम समझ रहा है। सूर्य से किरण आया और जितने एंगल पर धक्का मारा वही आई। बोलो जी, आई क्लियर है सबका? इसमें कोई अभिलंब खींचना है नहीं, सीधा जो धक्का मारा वो आई। तो अब लास्ट बार एक बार और बोलते हैं, देखें, एकदम याद होना चाहिए, तब कॉपी में आएगा। सुनो जरा ध्यान से। तरंगार्घ क्या है? प्रकाशीय स्रोत सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। याद हो गया है? लिख दीजिए जल्दी से। आंसर लिखिए। प्रकाशीय स्रोत, प्रकाशीय तरंग करना स्रोत है। प्रकाशीय तरंग, प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए
प्रकाशीय तरंग सभी दिशाओं में समान रूप से कंपन करते हुए एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, एक निश्चित आकार का निर्माण करता है, जिसे तरंगार्घ कहते हैं। जिसे तरंगार्घ कहते हैं। जिसे तरंगार्घ कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। तरंगार्घ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तरंगार्घ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला नंबर गोलाकार तरंगार्घ। पहला नंबर गोलाकार तरंगार्घ। बोलो कैसे बनता है गोलाकार? जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है। लिख दीजिए, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है, जब प्रकाशीय स्रोत बिंदु सदृश होता है तो इससे गोलाकार तरंगार्घ बनता है। तो इससे गोलाकार तरंगार्घ बनता है। नीचे फिगर के लिए 3-4 लाइन जगह छोड़ दीजिए। आराम से फिगर गोल बना करके एक ही पॉइंट से सब दिशा में चला लीजिए। दूसरा नंबर लिखिए बेलनाकार तरंगार्घ। 3 लाइन छोड़ के दूसरा नंबर बेलनाकार तरंगार्घ। बेलनाकार तरंगार्घ। बोलिए प्रकाशीय स्रोत कैसा होगा? रेखीय। वेरी गुड। डैश पे लिख दीजिए, जब प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है, रेखीय माने एक रेखा में, जब प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है, प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है तो इससे बेलनाकार तरंगार्घ का निर्माण होता है। प्रकाशीय स्रोत रेखीय होता है तो इससे बेलनाकार तरंगार्घ का निर्माण होता है। इससे बेलनाकार तरंगार्घ का निर्माण होता है। नीचे 3 लाइन फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए और तीसरा नंबर लिख दीजिए समतल तरंगार्घ। समतल तरंगार्घ। बोलो समतल का मतलब अनंत पर। लिख दीजिए समतल तरंगार्घ। डैश देंगे, जब प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है, जब प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है जब प्रकाशीय स्रोत अनंत पर स्थित होता है तो इससे समतल तरंगार्घ का निर्माण होता है। तो इससे समतल तरंगार्घ का निर्माण होता है। समतल तरंगार्घ का निर्माण होता है। नीचे फिगर हो जाएगा और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे बारहवां का होगा हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से परावर्तन और अपवर्तन के नियम का सत्यापन। वो नेक्स्ट क्लास में कल होना। कल का क्लास को नहीं छोड़ना। 5 अंक समझो ऐसी मुफ्त का।
तो इसीलिए थोड़ा सा भी ध्यान दिए तो 5 अंक आ जाएंगे। अभी फिगर बना लीजिए। आज का क्लास आपका यहीं तक।